हेलो गाइस, टुडे वी विल बी डीलिंग विद आईपीसी। आईपीसी बोल लो या बीएनए, सब चेंज हो चुका है, लेकिन फॉर द वेरी लास्ट टाइम अब हम आईपीसी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिमाचल एडीए में अभी भी आईपीसी आनी है। तो आईपीसी के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि जो आईपीसी है, जिसको आईपीसी पढ़नी आ गई उसको सारे लॉ पढ़ने आ गए, क्योंकि आईपीसी इज़ कंसीडर्ड एज सबसे टफ या फिर सबसे घुमाव वाला लॉ, जिसमें राउंड एंड राउंड बहुत सारे घुमाव होते हैं। बाकी लॉज जो होते हैं वो सिंपल और क्लियर होते हैं, लेकिन जो आईपीसी है वो सबसे ज़्यादा घुमाव वाला लॉ है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है इंसान को। और अगर आपने एक बार इंटरप्रिटेशन सीख ली आईपीसी की, तो यू कैन इंटरप्रेट एनी लॉ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स। सबसे पहले देखो, आईपीसी स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो बेसिक हमें शुरू करना है क्रिमिनलिटी और बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड से। तो जब से मैनकाइंड की बिगिनिंग हुई, जब से इंसान की शुरुआत हुई, तब से एक चीज़ कॉमन थी। तो मैनकाइंड के साथ साथ एक चीज़ कॉमन थी, वो थी क्रिमिनलिटी। ठीक है, तो जब से इंसान आए तभी से क्राइम्स भी शुरू हो गए, पैरेलल चले, इंसानों के आने से क्राइम भी शुरू हो गए। तो जो क्रिमिनलिटी थी वो मैनकाइंड के स्टार्टिंग से ही चल रही है। और फिर जब हम बात करते हैं हमारी पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज की, तो वहाँ पे एक ही चीज़, एक ही राइट होती थी, एक ही चीज़, क्या? माइट। तो जिसके पास पावर है वही सही है, माइट इज़ राइट। तो इन दोनों एजेस में यही था कि जो पावरफुल है वही, उसी की चलती थी। उसके बाद सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई जैसे जैसे, धीरे धीरे, तो हमें नीड ऑफ सोशल ऑर्डर पड़ी कि हमें अब सोशल ऑर्डर की ज़रूरत है, जिससे हम सोसाइटी को बांध के रखें। तो अभी जो सोशल ऑर्डर क्या होता है, ये होता है जो सब लोग फॉलो करें एक सोसाइटी में। तो ये होते हैं सम सेट्स ऑफ एक्ट्स और ओमिशंस। ठीक है, एक्ट्स और ओमिशन है जो एक पर्सन और अथॉरिटी, पर्सन जो है वो भी, और इंस्टीट्यूशन, सभी लोग जिसको मानते हैं, और अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसके लिए पनिशमेंट्स है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, मैनकाइंड के स्टार्टिंग से क्रिमिनलिटी शुरू होगी, माइट इज़ राइट। उसके बाद फिर जब सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी तो हमें ज़रूरत पड़ी, जब सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी तो हमें ज़रूरत पड़ी एक सोशल ऑर्डर की। अब जो सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स थी हमारी, वो, उनमें वही जो उन सबको बांधने वाला फोर्स था, जो सबको एक साथ रखता था, जो कोहेसिव फोर्स था, वो था सोशल ऑर्डर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सोशल ऑर्डर कौन लाएगा? तो अलग अलग जूरिस्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे ऑस्टिन के हिसाब से सोशल ऑर्डर सॉवरेन लेके आएगा, और हम अगर अपनी वैदिक एज देख लें तो वहाँ पे ये ड्यूटी दी गई थी राजन को, और रोमन एम्पायर में एम्प्रेस जो थे वो नॉर्म सेट करते थे। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन और सॉवरेनिटी भी आया। तो अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन और सॉवरेनिटी है, ये टाइम के साथ ना चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि जो किंग था दैट वाज ओनली सॉवरेन, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में जैसे इंडिया में अब कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल, हम सॉवरेन। तो जो सॉवरेन है वो डिसाइड करेगा कौन से ऐसे एक्ट्स हैं और ओमिशन है जो प्रोहिबिटेड है, और अगर वो कोई करेगा तो उनके लिए प्री डिटरमाइंड पनिशमेंट्स दी जाएंगी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल कंट्रोल क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सोशल ऑर्डर और सोशल कंट्रोल लाया जा सकता है? पीनल कोड। और पीनल कोड क्या है? वही हैंडल है जिससे सोशल ऑर्डर लाया जाएगा, जो कि प्री डिटरमाइंड रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा, नहीं तो पनिशमेंट्स मिलेंगी। अब जब ये हमने पढ़ लिया तो अब तीन कॉन्सेप्ट राइज होते हैं, क्राइम, मोरालिटी एंड ऑफेंस। ठीक है, तो जो मोरालिटी है, तो तीन जो ये चीज़ें हैं, क्राइम, मोरालिटी, ऑफ ऑफेंस। तो अब देखो सबसे पहले मोरालिटी। तो ह्यूमन काइंड के शुरू होने के साथ साथ ही एक चीज़ और चलती आ रही है, वो है रिलीजन। ठीक है, मैन काइंड के साथ हैंड इन हैंड सिविलाइजेशंस के साथ रिलीजन चलता आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कोहेसिव फोर्स है ना, अभी हम अगर सोसाइटी में देखें तो वो रिलीजन है। और जो रिलीजन है वो इंसान के अंदर फियर, या फिर वही प्लेजर और फियर डरा के, या फिर उनको मतलब हेवन और हेल का कंसेप्ट दे के लोगों को बाइंड करके रखता है, उनको कुछ एक्ट करने से प्रोहिबिट करता है या करते हैं। जैसे इंडियन फिलॉसफी हम देखें तो कर्मा। ठीक है, तो हर एक रिलीजन में कंसेप्ट ऑफ फियर है जो लोगों को बांध के रखता है, दाउ शैल्ट नॉट।
और अगर हम करेंगे तो वो सिन होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, रिलीजन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो जो मोरालिटी है वो जीनस है, एक सबसे बड़ी पिक्चर है जो हम देख रहे हैं, जो है मोरालिटी। तो जो चीज़ मोरालिटी ने प्रोहिबिट की है वो सॉवरेन से तो पनिशेबल नहीं है, लेकिन मॉरल लॉज में वो चीज़ पनिशेबल है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हेवन हेल मिलेगा। तो वो सॉवरेन ने पनिशेबल नहीं रखा है उसको, उसको पनिशेबल किसने रखा हुआ है? हमारे रिलीजन ने, या फिर हायर ऑर्डर ने, जो भी हम कहें कि मोरालिटी ने। ठीक है, तो जो मॉरली रॉन्ग चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है मोरालिटी का। और एक्ट अगेंस्ट मोरालिटी जो होते हैं वो सब होते हैं क्राइम्स। तो सबसे बड़ी पिक्चर आई मोरालिटी, उसके अगेंस्ट जो हमने किया वो है क्राइम्स। ठीक है, और क्राइम्स के बाद आती है लास्ट चीज़ ऑफेंस। तो जो ऑफेंस, अब ऑफेंस क्या है? ऑफेंस है एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ। मतलब जो लॉ ने डिफाइन कर दिया है कि ये एक्ट है और ओमिशन है, ये एक्ट आप नहीं कर सकते, या फिर ये चीज़ आप नहीं करेंगे, या जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है। ठीक है, एक्ट और ओमिशन जो लॉ ने प्रोहिबिट किए हैं और जिनको पनिशेबल भी किया है लॉ ने, नॉट द मोरालिटी, जिसको लॉ ने ही पनिशेबल किया है उन्हें हम ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्रिमिनल लॉ के? वही सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, प्रोटेक्शन स्टेट को प्रोवाइड करना, और इंडिविजुअल की लाइफ और प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना। तो ये तीन चीज़ें जो है मेन जोड़ी जाती है क्रिमिनल लॉ के साथ। तो क्रिमिनल वर्सेस सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है उसमें आपने देखना पनिशमेंट्स मिलती है, सिविल लॉ में मोस्टली रेस्टिट्यूशन, कॉम्पनसेशन और सिविल राइट्स की बात होती है। अब हमारा ऑस्टिन है, उसने डेफिनेशन इनके बीच डिफरेंशिएट किया था। उसने कहा था अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय सॉवरेन और हिज सबऑर्डिनेट इज अ क्राइम। तो जिस रॉन्ग को, या जिस रॉन्ग को जो है हमारी स्टेट या सॉवरेन परस्यू कर रही है उसे हम क्राइम कहते हैं। एंड अ रॉन्ग विच इज परस्यूड एट डिस्क्रिशन ऑफ इंजर्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी की डिस्क्रिशन पे जो रॉन्ग परस्यू हो रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल जिसको परस्यू कर रहा है, जो कि जिससे कोई इंजरी हुई है, उसे हम कहते हैं सिविल रॉन्ग। ठीक है, अब जो हमारे ये क्राइम होते हैं ना, ये स्टेट ही क्यों परस्यू करती है? क्योंकि जो ये क्राइम होते हैं ये होते हैं अगेंस्ट होल सोसाइटी। रिपल इफेक्ट होता है इसमें, जैसे आप एक स्टोन को एक पॉन्ड में फेंकेंगे, उसके रिपल्स चारों तरफ जाते हैं, वैसे एक क्राइम अगर होता है तो उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी में होता है। ठीक है, इसीलिए जो स्टेट होती है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है इसमें, और पार्डनिंग पावर भी स्टेट के पास ही होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस भी हुआ था इसमें, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था रमेश कुमार वर्सेस राम कुमार 1984। तो रमेश कुमार वर्सेस राम कुमार 1984 में क्या हुआ था? जो रमेश कुमार वर्सेस राम कुमार है, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि जो हमारा एक्यूज्ड है उसने मर्डर कर दिया था, और मर्डर करने के बाद उसने विक्टिम की फैमिली को कॉम्पनसेशन दे दी, लैंड दे दिया उसने थोड़ा सा। और जो हाई कोर्ट है उसने डिसीजन अपहेल्ड किया कि ठीक है उसने उसको मारा, उसने आपको इतना सारा लैंड दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट जो स्टार्ट की वो शुरू की, वी आर शॉक्ड, हाउ कैन यू सेल ऑफ, हाउ कैन यू बाय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? आप कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को खरीद सकते हैं किसी को वो देके? तो इसीलिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमेशा इसमें स्टेट होती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्राइम की। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो देखो, सबसे पहले तो सिर्फ लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्राइम वगैरह का। एवरीथिंग जो थी वो कंपनसेट हो जाती थी, ये ओल्ड एजेस की बात है। एवरीथिंग कैन बी कॉम्पनसेटेड, आप किसी को मार रहे हो तो कॉम्पनसेशन दे दो, ऐसा ऐसा, ये पुरानी बातें हैं। तब सब कुछ कॉम्पनसेट हो जाता था, उसको हम एज ऑफ कॉम्पनसेशन भी कहते थे, और ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट होता था तब। आफ्टर 8th और 9th सेंचुरी लॉ ऑफ क्राइम्स और पनिशमेंट्स जो हैं वो डिराइव हुई। पनिशमेंट्स की भी हमारे पास थ्योरीज हैं 4, जो आपको बताइए। रेट्रीब्यूटिव, आई फॉर एन आई। प्रिवेंटिव, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, बंदे को इम्प्रीजनमेंट में रख दो। डेटरेंट थ्योरी, फियर ऑफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, उसको ऐसी पनिशमेंट दो कि अगली बार वो करे ही ना। और रेफॉर्मेटिव थ्योरी, जहाँ पे हम उसको चांस देते हैं कि रिफॉर्म करे,
हेट द सिन बट नॉट द सिनर। उसके बाद अब बेसिस ऑफ पनिशमेंट, बेस ऑफ जो पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। पुराने ज़माने में जो बेस होता था पनिशमेंट का वो होता था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को भी हम पनिश कर देते थे। जैसे कि हमारे पास रिपोर्टेड केसेस है, 1266 का एक केस है जिसमें अ पिग वाज बर्न्ड अलाइव फॉर बाइटिंग अ किड। 1389 का मजिस्ट्रेट ऑफ माउंट बार का एक केस है, डेथ ऑफ हॉर्स फॉर किकिंग अ मैन टू डेथ। एक हॉर्स को डेथ पेनल्टी दे दी क्योंकि उसने एक आदमी को लात मार के मार दिया। उसके बाद ना हमारी शुरू होती है डार्क एजेस, रूल ऑफ चर्च। तो वहाँ पे क्या था, रैशनल थॉट की बहुत कमी थी। सारी बातें चलती थी हमारी चर्च के हिसाब से, पॉप्स के हिसाब से, फादर्स के हिसाब से। रीजनिंग की कोई जगह ही नहीं थी। इवन उस टाइम ना एक ऐसा भी होता था कि कभी जलता हुआ कॉइन हाथ में दे देंगे, अगर आपका हाथ जला तो आपने ऑफेंस किया है, नहीं जला तो यू आर इनोसेंट। ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, रीजनिंग की जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर सनराइज होता है और रेनेसॉ का पीरियड आता है, एज ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी की जाती है। फिर तब हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू होता है मेंजरिया का। मेंजरिया मतलब गिल्टी कॉन्शियंस। तो अब इंटेंशन डेवलप हुई, पहली बार मेंजरिया की बात हुई, इंटेंशन डेवलप हुई और ये वाइल्ड फायर की तरह ग्लोबली फैल गया चारों तरफ, क्योंकि रैशनैलिटी थी इसमें, रीजनिंग थी, लोग सवाल का जवाब मिल रहा था लोगों को। तो फिर 1798 में पहला केस लॉ, आज अगर कभी आपको प्रीलिम्स में आए तो 1798 का फाउलर वर्सेस पेजेट जो है वो पहला केस है जिसमें मेंजरिया की बात की गई थी, लेयर्स ऑफ माइंड बताई गई थी इसमें, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। तो क्रिमिनल लॉ इन इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास थी मनुस्मृतिज। उसमें 18 हेड्स ऑफ लॉ दिए गए थे जो डील करते थे क्रिमिनल लॉ से। उसमें जो पनिशमेंट्स थी वो भी रिब्यूक से लेके डेथ तक थी। रिब्यूक मतलब डांटना, डांटने से लेके डेथ तक सारी पनिशमेंट थी उसमें। उसके बाद ब्रिटिश ईरा की अगर हम बात करें ना, तो जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने हिंदू ब्राह्मण्स को बनारस के कहा सबसे पहले कि कोड बनाओ हिंदूज के लिए। तो ये भी अगर कभी प्रीलिम्स में आ जाए तो जो कोड उन्होंने बनवाया था हिंदू ब्राह्मण्स ऑफ बनारस ने, उसे हम कहते हैं जेंटू कोड। तो जेंटू कोड जो था वो सबसे पहले ब्राह्मण्स ऑफ बनारस ने बनाया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन्हें कहा था कि हिंदूज के लिए एक लॉ बनाया जाए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1776 में। ठीक है, ये थी हिंदू लॉ, हिंदूज की बात क्रिमिनल लॉ इंडिया में। दूसरा था मुस्लिम्स भी तो रहते हैं ना, तो मुस्लिम लॉ कैसे डेवलप हुआ? देखो वो बेस्ड था कुरान पे। कुरान मतलब उनका वे ऑफ लिविंग, उनका जो शरीयत है दैट इज़ वे ऑफ लिविंग। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि सुन्ना, इजमा, कियाज, इन सब पे बेस्ड था। और अगर हम कभी मैकॉले साहब की आईपीसी देखें तो क्लोज लिंक दिखाई देता है होमिसाइड की ग्रेड्स और, जैसे मैकॉले साहब ने आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड को दिखाया गया है वैसे ही उनके भी इसमें भी 5 टाइप्स की ग्रेड्स दी गई है मर्डर और होमिसाइड की हम कह सकते हैं। देखिए, कत्ल अमद जो इंटेंशनल हो, उसके बाद है कत्ल शब्बा अहमद जो नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, फिर उसके बाद है कत्ल खता जो मिस्टेक से हुआ हो, फिर है इनवॉलेंट्री और एक्सीडेंटल। इनवॉलेंट्री और, ये इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री और एक्सीडेंटल, तो उसमें भी ये चीज़ें हैं। तो ये बात आ गई मुस्लिम लॉ और कुरान की। उसके बाद हम चलते हैं सीधा ब्रिटिश इंडिया में। अब ब्रिटिश इंडिया में क्या था, प्रेसिडेंसीज में चलता था कॉमन लॉ, हिंदूज के लिए चलता था उसके बाहर हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए चलता था मुस्लिम लॉ। लेकिन फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला मेजर अटेम्प्ट था रिफॉर्म करने का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंडिया में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये था हमारा पहला मेजर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थोड़ा चेंज करें। तो इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए सबसे पहले, जिसको हमने फौजदारी अदालत बोला। तो फौजदारी अदालत एस्टेब्लिश हुई यहाँ पर, जिसको हेड करता था यूरोपियन डायरेक्टर असिस्टेड बाय 2 मौलवीज एंड 2 पंडित्स। जिसका हेड कौन था, यूरोपियन मतलब वही ब्रिटिश जजेस होते थे, लेकिन असिस्टेड बाय 2 मौलवीज एंड 2 पंडित्स। और पहला सुप्रीम कोर्ट, ये भी प्रीलिम्स में कोई कोई पूछ लेते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया का वो एस्टेब्लिश हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर ही 26 मार्च 1774 को। कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में। और इसको क्या कहा जाता है, निजामत सदर अदालत। ठीक है, ये याद रखना है, निजामत सदर अदालत। अब इसके बाद हम आ जाते हैं
1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो जुडिशियल रेगुलेशंस लेके आए, उन्होंने भी वही किया, हर जिला में जिला अदालत, जिलाज में जिला अदालत बना दी, और उनको सेशन प्रेजेंट डे में जिनको सेशन कोर्ट माना जाता है तो वो वाली जिला अदालत उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। यूरोपियन हेड ही होता था, उसको असिस्ट करते थे 3 लर्नेड मैन और ऑफ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के, और साथ में जिला अदालत के ऊपर उन्होंने 4 एपिलेट कोर्ट्स बना दिए, 4 एपिलेट कोर्ट्स, कैलकाटा, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में, और उसके ऊपर आगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये हायरार्की बन गई थी 1793 में, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे 4 एपिलेट कोर्ट और उसके नीचे जिला अदालत। उसके बाद क्या हुआ, 1800 में, 1800 और 1823 2 और सुप्रीम कोर्ट बन गए, 2 और सुप्रीम कोर्ट बना दिए गए, क्योंकि देखो इन्होंने सोचा कलकत्ता की प्रेसिडेंसी में है तो 1800 में मद्रास में भी बना दिया, मद्रास, और बॉम्बे में बना दिया 1823 में। तो अब हमारे पास हो गए थे 3 सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद हमारे पास आता है हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861, 1861 का हाई कोर्ट्स एक्ट। अब जो 1861 का हाई कोर्ट एक्ट आया, उसने सभी प्रोविंस में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिए, हर एक प्रोविंस में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिए, और तीनों के तीनों जो सुप्रीम कोर्ट थे उनको अबॉलिश कर दिया। तो अब हायरार्की क्या रही, जिला अदालत, उसके ऊपर सबके हाई कोर्ट्स, और फिर उसके बाद प्रीवी काउंसिल जाती थी बात। तो ये हायरार्की बन गई थी। उसके बाद फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें क्या हुआ, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया, जिसको हम प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, और जिसको 1950 में अबॉलिश करके हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया। 28 ऑफ जनवरी 1950 इसकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 28 ऑफ जनवरी 1950 को फर्स्ट हियरिंग हुई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की। अब आते हैं बर्थ ऑफ आईपीसी पे। आईपीसी कैसे पैदा हुई हमारी, तो अब देखते हैं। बर्थ ऑफ आईपीसी, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों अंग्रेज आईपीसी लेके आए। तो देखो, सबसे पहली बात, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, याद रखना आपने, चार्टर एक्ट 1833 का जो था फर्स्ट लॉ कमीशन, उसमें बनता है फर्स्ट लॉ कमीशन, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बनता है। 1834 में जो है वो लॉ कमीशन एस्टेब्लिश होता है, जिसको हेड कौन करता है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिन्होंने हमारी आईपीसी भी बनाई है, मैकॉले साहब। एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन पॉलिसी थी पुरानी, वो भी इन्होंने बनाई थी। तो टीबी मैकॉले इसकी चेयरमैनशिप करते हैं। 1837 में, देखो 1834 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1837 में इन्होंने लिख कर दे दिया आईपीसी। लेकिन आप बोलोगे वो तो एनफोर्स इतने टाइम बाद हुई, क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत, ब्रिटिशर्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ी बीच में, तो उसके बाद इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल के रख दिया गया। फिर रिवोल्ट करते हैं इंडियंस 1857 का। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हाई टाइम है, अगर ये रिवोल्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे लॉज लाने की ज़रूरत है। तो फ्लरी ऑफ लॉज लग गई, उनमें से ही एक हमारा था इंडियन पीनल कोड, जो कि जनवरी 1857 में पहली बार, जनवरी 1857 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में रीड किया गया। तो पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में जनवरी 1857 में उसको रीड किया गया। 6 अक्टूबर 1860 को उसको पास कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद जो इसकी इफेक्टिव डेट उस टाइम रखी गई वो थी 1 मई 1861, 1 मई 1861 इसकी इफेक्टिव डेट रखी गई। लेकिन 6 मंथ्स फिर उन्होंने एक्सटेंशन मांग ली, क्योंकि इतनी जल्दी पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स का कोड लाना बहुत मुश्किल था।
तो फिर करते करते कब से शुरू हुए, 1 जनवरी 1862 एनफोर्समेंट में आ गया, 1 जनवरी 1862। अब देखो मैकॉले साहब कितने फार साइटेड थे कि उनकी बनाई हुई आईपीसी कब से लेकर कब तक चली। सिर्फ बहुत कम चेंजेस लाए गए, जैसे कि एक कॉन्स्पिरेसी का लाया गया था, एक इलेक्शन वाला पार्ट ऐड हुआ था, और क्रुएलिटी अगेंस्ट मैरिज वुमेन, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस बीच में लाए गए, बाकी चीज़ें वैसी ही रही। लेकिन अब जो बीएनएस बनाया है उसमें भी लैंग्वेज सेम है, सेक्शंस ऊपर नीचे कर दिए, लेकिन मैकॉले साहब की ब्रिलियंस और लैंग्वेज इतनी फार साइटेड थी कि जो मॉडर्न डे हमारी बीएनएस बनाई गई उसमें भी उसका यूज़ किया गया। तो देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमारा आईपीसी का बर्थ कैसे हुआ। तो हमने शुरू किया था क्रिमिनलिटी से, माइट इज़ राइट से, उसके बाद सोशल ऑर्डर, कोहेसिव फोर्स, सॉवरेन, क्राइम, मोरालिटी, ऑफेंस, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा कि इंडिया में लॉज कैसे आए, ब्रिटिश इरा में क्या हुआ, कौन से चार्टर्स आए, हाई कोर्ट्स बने, सुप्रीम कोर्ट्स बने, सुप्रीम कोर्ट्स 3 बने, अबॉलिश किए गए, हाई कोर्ट्स एक्ट आया, हाई कोर्ट बने, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फेडरल कोर्ट बना जो कि प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद बर्थ ऑफ आईपीसी, 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसकी वजह से आईपीसी को लेके आया वो, टू कंट्रोल द इंडियंस। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।